हाँ जी, हम बात कर रहे थे फिर से हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट दोज एसेट्स विच आर नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटल गेन, राइट। तो उसमें एग्रीकल्चरल लैंड की बात चल रही थी और उसमें हम फिर आ गए थे गोल्ड बॉन्ड्स पे। तो गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स और 7% गोल्ड बॉन्ड्स एंड नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स जो हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, ये भी कैपिटल एसेट नहीं माने जाते। हालांकि शेयर्स, डिवेंचर, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, स्टॉक का मतलब यहाँ पर शेयर्स की मैं बात कर रही हूँ, म्यूचुअल फंड और कितनी भी तरह की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सब कैपिटल एसेट में आती है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड्स नहीं आते। आगे चलिए, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, ये भी एक बॉन्ड की टाइप है, इसको भी नहीं डालेंगे। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट्स बॉन्ड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं एक तरह से, या उस स्कीम के अंतर्गत इशू किए जाते हैं, वो भी। तो ये वाली जो आपको लिस्ट है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कौन कौन से एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं होते हैं, राइट। अच्छा, कुछ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स होती हैं। पहले तो आपका वो वाला टॉपिक क्लियर हो गया है कि हम बात कर रहे थे कैपिटल एसेट किसको कहेंगे और किस किस को नहीं कहेंगे, ठीक है। अब ये छोटी सी बात अलग है, ये उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स वो होती हैं जो हम खुद जनरेट करते हैं, जैसे गुडविल हमने जनरेट की है। एक बिज़नेस मैंने 10 साल चलाया है, तो 10 साल में मैंने उसकी गुडविल भी खड़ी की है। जब कल को मैं बिज़नेस बेचूंगी तो बिज़नेस में बाकी एसेट्स के साथ साथ गुडविल भी तो सेल होगी ना, तो वो भी तो अपने आप में एक एसेट है। बेशक से इंटेंजिबल है पर है तो सही। तो जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं वो सब सेल्फ जनरेटेड होती हैं, जैसे गुडविल है, जैसे राइट्स हैं, जैसे कैरेज परमिट्स हैं, मतलब सामान को ले जाने ले आने के लिए कई बार आप एक लाइसेंस ले लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है। कुछ राइट्स हैं, पेटेंट राइट्स हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने का, किसी चीज़ को बेचने का, किसी चीज़ को बनाने का राइट है। दीज आर द राइट्स और दीज विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। तो इनको भी आप सेल परचेज कर सकते हो और इनसे भी कैपिटल गेन अर्न कर सकते हो। अब आ रहा है हमारा काइंड्स ऑफ कैपिटल एसेट। ये कितने तरीके की होती है? ये बेटा 2 तरीके की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड सेकेंड वन इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सबसे पहले मैं बात करूँगी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोल देंगे किसको? ऐसी एसेट जो आपके पास 36 मंथ्स यानी 3 साल से कम समय के लिए आपके पास रही हो। यानी मान लीजिए मेरे पास एक फ़र्नीचर है और वो मैंने ख़रीदा है 1991 में, 1991 में। तो आज हम बात कर रहे हैं 2020 की। तो मेरे पास वो एसेट कितने समय से थी? 3 साल से ऊपर हो गया ना। और अब अगर मैं बेचती हूँ तो वो मेरे लिए एसेट पहले बताओ क्या कहलाएगी? वो लॉन्ग टर्म कहलाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए फर्नीचर मैंने 19 में ख़रीदा था, 2019 में, और 2020 में मैं उसको बेच रही हूँ, तो इसका मतलब होता है वो मेरे लिए क्या हो गया? वो मेरी एसेट मेरे लिए क्या हो गई? वो मेरे लिए एसेट हो गई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ऐसी एसेट जो ओनर के पास 3 साल से कम समय के लिए रहती है, दैट इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, राइट। और ऐसी एसेट जो आपके पास 3 साल से ज़्यादा समय के लिए रहती है, उसे हम क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। खैर अभी मैं बात करूँगी सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में बता दिया। 36 मंथ्स यानी कि 3 साल से कम समय के लिए अगर ओनर के पास वो एसेट है तो उसे हम, यानी कि आप उसके मालिक जब बने थे, उसको आपका मालिकाना हक उसके ऊपर 3 साल से कम समय के लिए ही रहा है, राइट। अब इसके भी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन में क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी एसेट है जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, लेकिन इसमें यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी आ जाता है। लेकिन सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, ऐसी सिक्योरिटीज़, ऐसे शेयर, डिवेंचर जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, नंबर 1 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, नंबर 1। नंबर 2 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई का नाम सुना है, उसके यूनिट्स, ओके। यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, ये फंड्स हैं। आपने फ़ंड का नाम सुना है ना, कई बार हम बात करते हैं कि फ़ंड में पैसा लगा दिया, तो ये एक इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं। इक्विटी ओरिएंटेड फ़ंड है, यूटीआई है, म्यूचुअल फंड्स हैं, लोग इसमें अपनी सेविंग्स करते हैं, ठीक है। हम लोग अपनी सेविंग्स करते हैं। अभी आगे आप पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स को बचाने के लिए सरकार हमें बहुत सारे ऑप्शंस देती है, और वो सेविंग्स अगर हम करते हैं तो हमारा क्या होता है? टैक्स सेव होता है। खैर फिलहाल हम इस बात पे वापस आ जाते हैं
कि क्या कह रही थी मैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को किसको एसेट कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जो आपके पास 3 साल से कम समय के लिए रही है। लेकिन उसके एक्सेप्शन ये है कि अगर तो वो सिक्योरिटी है, अगर तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सिक्योरिटी है, यूटीआई के फंड्स हैं, एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं, वो सिक्योरिटी होती है बेटा जिसकी फेस वैल्यू पर जो वैल्यू लिखी होती है ना, जैसे मान लीजिए आपने 5 साल के लिए ज़ीरो कूपन बॉन्ड खरीदे है तो 5 साल के बाद उसकी जो फेस वैल्यू होगी ना वो आपको मिलेगी। आपको पीरियोडिकल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसका। नॉर्मली जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसके ऊपर आपको हर इंटरवल के बाद, कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट मिलता रहता है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड के पर उसकी मैच्योरिटी तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन उसकी जो उसकी पार वैल्यू, जो उसकी फेस वैल्यू होती है वो आपको मैच्योरिटी पर मिल जाती है। ठीक है, तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स हो गए। इन सबको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट तभी कहेंगे अगर ये 12 महीने से कम समय के लिए आपके पास रही है, यानी आप इसके मालिक 12 महीने से कम, यानी 1 साल से कम टाइम तक आपके पास रही है तो आप के लिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। मैं फिर से बता रही हूँ, नॉर्मल एसेट के लिए 36 महीने, और सिक्योरिटीज़, डिवेंचर, स्टॉक है, यूनिट्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड बॉन्ड्स हैं, फंड्स हैं और ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, इसके लिए 36 की बजाय 12 महीने का टाइम रहेगा। अब आ रही है एक ऐसी एसेट जैसे बोनस शेयर्स हैं। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जो शेयर्स आपको डिविडेंड के तौर पर दिए जाते हैं, जब डिविडेंड कैश नहीं दिया जाता और शेयर्स की फॉर्म में दिया जाता है, उसे हम बोनस शेयर्स कहते हैं। और बोनस शेयर्स के बदले में आपसे कोई पैसा लिया नहीं जाता है। तो बोनस शेयर्स कब आए हैं हमारे पास? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस दिन आए हैं, या जिस दिन हमें अलॉट हुए उस दिन आए हैं। यहाँ के लिए हम ये मान के चलेंगे कि जिस दिन वो हमें अलॉट हुए हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स, उस दिन से उनकी डेट काउंट होगी। एक तो ये सिंपल तरीका होता है ना कि मान लीजिए आज मैंने शेयर्स खरीदे हैं। एक तो होता है कि मेरे पास अलॉटमेंट आना, अलॉट होना, और एक अप्लाई करना, बड़ा फ़र्क होता है। आप कोई फ्रिज खरीदने जाते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, पैसे देते हैं, फ्रिज लेकर घर आ जाते हैं, उससे वो डेट होती है आपके पास, आप उस फ्रिज के मालिक हो गए। ठीक है, शेयर्स की कहानी थोड़ी डिफरेंट होती है। शेयर्स के अलॉटमेंट का डेट अलग होता है, एप्लीकेशन का डेट अलग होता है। और जहाँ तक बोनस शेयर्स की बात है तो इसमें तो डिविडेंड का चक्कर है। तो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया तो बोनस शेयर्स ही देंगे वो, मान लो अगर, तो अब डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट बोनस शेयर्स की डेट मानी जाएगी, या जिस दिन अलॉट हुआ है, तो जिस दिन अलॉट होगा ना वही बोनस शेयर्स की डेट मानी जाएगी। ठीक है, नंबर 2 फिर आ रहा है इफ़ अनलिस्टेड शेयर। अनलिस्टेड शेयर अभी ऊपर बताया ना हमने लिस्टेड शेयर, लेकिन वो कह रहा है याद रखिएगा हम बात क्या कर रहे हैं, कहीं हम भटक तो नहीं गए। हम लोग बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की, और हमने बात करी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट उसको बोलते हैं जो हमारे पास 36 मंथ से नीचे समय के लिए रहती है और उसके बाद हम उसको बेचते हैं। इसमें एक्सेप्शन थे। पहला एक्सेप्शन था ऐसे यूनिट्स का जो लिस्टेड हैं, दूसरा था ऐसी जो लिस्टेड नहीं है। एक तो वो जो लिस्टेड नहीं है, नंबर 1 बात। लैंड एंड बिल्डिंग भी है इसमें। अभी आप कहोगे अरे लैंड एंड बिल्डिंग तो नॉर्मल एसेट है। नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग नॉर्मल एसेट बेशक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हम नहीं डालना चाहेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग को हम मंथ जो है ना वो 36 नहीं देंगे, वहाँ हम 24 देंगे, ध्यान में रखना। तो जो अनलिस्टेड शेयर्स या सिक्योरिटीज़ हैं वो, और जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो, अगर वो 24 मंथ्स से नीचे रही है आपके पास, फॉर नॉट मोर देन 24 मंथ्स, उसके लिए 36 मंथ्स काउंट नहीं करना, उसके लिए 2 साल काउंट करने हैं। 2 साल से नीचे रही है तो कैपिटल एसेट मानी जाएगी शॉर्ट टर्म। ठीक है, तीसरा फिर वो कह रहा है ऐसी एसेट्स जो आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑन विच डेप्रिसिएशन अलाउड। अब देखो हमारे पास क्या होता है, बिजनेस में कई तरह की एसेट होती है। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगता है, स्ट्रेट लाइन लगता है या रिटर्न डाउन वैल्यू लगता है, ये तो कह नहीं सकते ना। ये तो डिपेंड करता है बिजनेस में किस तरीके से डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं। हम दोनों तरीके से डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। तो याद रखिए ऐसी एसेट्स जिसके ऊपर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, उनको बेचने पर या उन एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही मानते हैं। उसके लिए उसको वो एसेट चाहे मेरे पास 10 साल पुरानी हो, वो लॉन्ग टर्म एसेट नहीं कहलाई जाएगी। ओके, फिर से बता रही हूँ कौन कौन सी शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं। एक तो एसेट्स हो गई जो 36 मंथ से नीचे समय के लिए रही है। एक्सेप्शनल में आपके पास लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज वाली एसेट्स, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड वाली जो सिक्योरिटीज़ हैं वो उनके लिए
12 महीने, लैंड एंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए 24 महीने, और बोनस शेयर्स के लिए डेट याद रखना, जिस दिन अलॉट होता है उस दिन से डेट काउंट होगी। और ऐसी एसेट्स जिनकी रिटन डाउन वैल्यू होती है, चाहे वो एसेट आपके पास कितने भी समय के लिए, उसके ऊपर टाइम कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, 36 महीने 24 महीने कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही मानना है उसको। ओके जी, अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म एसेट पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेटा उसको बोलते हैं जो आपके पास, जिसके मालिक आप 3 साल से ज़्यादा समय के लिए थे एंड देन आपने उसको बेच दिया, तो यानी कि आपके पास वो एसेट कितने टाइम रही, 3 साल से ज़्यादा समय के लिए रही, ठीक है। और ऐसी एसेट को बेचने से जो लाभ होगा, जो गेन होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, ठीक है जी। अब इस लॉन्ग टर्म वाली के भी कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। सिक्योरिटीज़ के केस में वही आ गया, यूटीआई एंड इक्विटी एंड लिस्टेड सिक्योरिटीज़ वाला, वहाँ पे वही 12 महीने से ऊपर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से नीचे रहे हैं तो शॉर्ट टर्म। फिर लैंड एंड बिल्डिंग बताया था ना, लैंड एंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 24 मंथ्स, ठीक है। और फिर आ रहा है इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ एक ऑप्शन और डाल दिया है, वो ध्यान में रखना। लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपने 1/4/17 को या उसके बाद 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद ख़रीदी है, देखो एक सेकेंड, ख़रीदी नहीं है, सॉरी बेच दी है, ट्रांसफर्ड अप टू, अगर आपने ये एसेट 1/4/17 के बाद बेची है या 1/4/17 को बेची है, तो उसके लिए 24 महीने का समय ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के डिफरेंस के लिए। और अगर 1/4/17 से पहले बेची है तो उसका 36 मंथ्स ही ध्यान में रखना, उसका 36 मंथ्स ही ध्यान में रखना। मतलब मान लीजिए कोई लैंड मैंने 1 अगस्त 2015 को सेल किया था, तो उसके लिए मैं देखूंगी कि वो लैंड मेरे लिए लॉन्ग टर्म था या शॉर्ट टर्म था। फिर मैं देखूंगी कि 36 महीने था क्या मेरे पास, 36 महीने अगर वो मेरे पास रहा है उसके बाद मैंने बेचा है तो वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म है, और अगर 36 महीने से कम समय के लिए है तो वह मेरे पास शॉर्ट टर्म है। तो याद रखना, लॉन्ग लैंड एंड बिल्डिंग के लिए डेट ध्यान रखनी है आपको। ओके जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी। अब चलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स। हमारा पहला टॉपिक क्लियर हुआ, फर्स्ट टॉपिक वाज कैपिटल एसेट, कुछ नहीं है, पहला जो है कैपिटल एसेट है, दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट। हमने समझ लिया कैपिटल एसेट किसे बोलते हैं। कैपिटल एसेट 2 टाइप की होती हैं, लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, राइट। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट। ओके जी, तो अब हम दूसरे टॉपिक पर चल रहे हैं, उसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट। अब भाई पहले तो एक बात दिमाग में रख लीजिए, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है। जब आप कोई भी कैपिटल एसेट जो है बेचते हैं, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म एसेट बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और ज़रूरी नहीं है कि गेन ही हो, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उस गेन को निकालने के लिए कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, हमें ये पता लगाना ज़रूरी है कि वो कैपिटल एसेट कौन सी है। तो वो हमने पता लगा लिया कि हमारी लॉन्ग टर्म थी या शॉर्ट टर्म थी, वो आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब हम बात करेंगे कि उसको ट्रांसफ़र करना, मतलब बेचना। कोई भी चीज़ बेचोगे तभी तो फ़ायदा या नुकसान होगा ना, आपके पास ही पड़ी रहेगी तो फ़ायदा नुकसान कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पर क्या क्या है, अभी ये ना टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा लिमिटेड कर लो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मैंने टिक मार्क किया है, आप इनको ही अच्छे से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले कहता है ट्रांसफ़र का मतलब क्या है। हम ट्रांसफ़र क्यों पढ़ रहे हैं, आप समझ में आई आपको बात। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जब कोई भी कैपिटल एसेट जिसके आप मालिक हैं, अगर वो एसेट आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो देखो गिफ्ट में तो ये होता है कि आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, वो तो चीज़ गई, मतलब लॉस तो क्या कहूँगी, लेकिन वो इनकम तो नहीं होगी ना, क्योंकि बेची तो नहीं है ना, गिफ्ट ही दिया है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब यहाँ पर बेचने से है, मतलब यहाँ पर ट्रांसफ़र करने से है, ऑनरशिप छोड़ने से है,
तो जब तक आप ओनरशिप छोड़ोगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा कि आपने फ़ायदा उठाया है, नुकसान उठाया है। इसीलिए हमारा को ये पढ़ना ज़रूरी है कि ट्रांसफ़र क्या है और कैपिटल एसेट्स कौन सी का ट्रांसफ़र कैसे होगा। चलिए जी, ट्रांसफ़र का मतलब है क्या क्या, सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है हमारा विड्रॉ कर देना, मतलब गिव अप कर देना, ठीक है। कोई भी एसेट को छोड़ देना, एक्सचेंज करना या सेल कर देना। नंबर 2, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स, कोई भी राइट्स जो हैं वो डिस्ट्रक्ट कर देना, मतलब अपना एक तरह से अधिकार उस पर से त्याग देना। तीसरा, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। कई बार आपने सुना होगा कि सरकार ने जो है जी लैंड कंपल्सरी टेक ओवर कर लिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई रोड बनानी है सरकार ने और रास्ते में आपका लैंड आ रहा है। अब ऐसा होता है ना कि जब कोई भी काम होता है और वो अगर नेशनल उसका है या स्टेट लेवल का है तो गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों को जिनका प्लॉट, मकान, सड़कें, दुकान, मतलब दुकान वगैरह बीच में आ रही होती है उस जगह के, तो उनको जो है कॉम्पनसेशन देती है ना। तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा और आप अपना लैंड जो है जो उतने पोर्शन में आ रहा होगा वो आप सरकार को दे दोगे ताकि सरकार उस पर रोड बना सके। उसको कहते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन, कि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, देना तो आपको पड़ेगा ही। आपकी वजह से वो रोड नहीं बंद होगी, वो तो चलेगी और वो बनेगी भी सही, तो आपको उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो यहाँ पर भी वो लैंड आपके हाथ से गया और ट्रांसफ़र हो गया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने उसको कंपल्सरी टेक ओवर कर लिया। फोर्थ में आ रहा है एसेट जो है कन्वर्ट कर ली जाती है ऑनर के द्वारा अपनी स्टॉक इन ट्रेड में। मान लीजिए मैं कपड़े का बिज़नेस कर रही हूँ, मैं फर्नीचर का बिज़नेस कर रही हूँ और मैं मेरे पर्सनल फर्नीचर को, हालांकि पर्सनल फर्नीचर को मैं नहीं वर्ड यूज़ करूँगी क्योंकि पर्सनल फर्नीचर जो होगा ना वो मूवेबल एसेट ऐसी हो जाएगी जो मेरे पर्सनल नेचर की है और उसको मैं कैपिटल एसेट नहीं मान सकती, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर मैं कोई भी एसेट, मेरे बिज़नेस में कोई एसेट है, मान लीजिए मशीन है, मान लीजिए फर्नीचर है, मान लीजिए गाड़ी है, जो मैं बिज़नेस में इस्तेमाल करती हूँ, उसको मैं स्टॉक की तरह बेच देती हूँ। आप पहले तो मैं बिज़नेस की तरह रख रही थी, बिज़नेस में तो वो स्टॉक था। व्हेन एन एसेट इज़ कन्वर्टेड बाय द ऑनर इनटू स्टॉक, बिज़नेस में एसेट थी, बिज़नेस में स्टॉक नहीं था। ध्यान रखना, मैं दो बातें बता रही हूँ। बिज़नेस में जो एसेट होती है, एसेट का इस्तेमाल आप प्रोडक्शन के लिए करते हो, एसेट का इस्तेमाल आप और कामों के लिए करते हो, एसेट को बेचते थोड़ी ना हो, वो तो तभी बिकेगी जब वो बेकार हो जाती है। आप बिज़नेस में स्टॉक बेचते हो, एसेट नहीं बेचते हैं। लेकिन जब एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाए, उससे भी मैं ट्रांसफ़र की कैटेगरी में रखूँगी, ओके। जब आप अपने बिज़नेस की एसेट को बिज़नेस के ही स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हो। फिर आ रहा है मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड। आ गया ना, वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो आपने अभी भी ख़रीदे थे, जब वो मैच्योर हो जाते हैं और जब रिडीम होने का टाइम आ जाता है, ऑब्वियसली देखा जाए तो कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी शेयर्स, डिवेंचर्स कभी ना कभी तो रिडीम होंगे ना, है ना। तो एक तरह से उनका पैसा आपको मिलेगा, तो एक तरह से आपके घर से तो गए ना, वो आपके हाथ से गए तो ट्रांसफ़र हो गए, राइट। फिर उसके बाद कह रहा है कन्वर्ट कर देना ऑफ ए बिज़नेस इनटू ए लिमिटेड कंपनी। अब बिज़नेस, मान लीजिए सोल ट्रेडर हो आप अकेला काम कर रहे हो, लेकिन आपने उस कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, या आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपने उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो उसकी सारी एसेट्स उसमें नहीं ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और यही तो हम कह रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, राइट। ओके जी, फिर कह रहा है एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउइंग ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, जिसके तहत हम लैंड, बिल्डिंग, मकान, दुकान या इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी है वो बेचते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारी इसमें आ जाएंगी। लास्ट वाला पॉइंट मैं स्किप कर रही हूँ। अब आप ध्यान दीजिए कि ट्रांसफ़र इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट का मतलब क्या है। वो कैपिटल एसेट्स, पहले तो कैपिटल एसेट होनी चाहिए, पहले तो एसेट कैपिटल होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी बात पे हम आएंगे कि इनका ट्रांसफ़र का मतलब क्या है। तो ये सारे मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब वो कहता है कि कुछ ट्रांजैक्शन बच्चों ऐसे हैं जो आपको देखने में लगेंगे कि ट्रांसफ़र है बट ट्रांसफ़र नहीं है। अब वो क्या है उसमें देख लेते हैं। इसमें मैंने सेलेक्टेड पॉइंट्स पे टिक मार्क किया है, हम वही करेंगे। जैसे सबसे पहले आ रहा है हमारा एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक परिवार है, हिंदू फैमिली है, जॉइंट फैमिली है।
अब उसका पार्टीशन हो गया। अब चाहे 2 बच्चे थे वो अलग हो गए, या 4 में से 2 अलग हो गए, बाकी 2 रहे वहीं पे, तो परिवार की संपत्तियां बटेंगी कि नहीं बटेंगी? ट्रांसफ़र होंगी ना। लेकिन इस ट्रांसफ़र को हमारी नज़र में ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। हमारी का मतलब इनकम टैक्स की नज़र में। दूसरे नंबर पे आ रहा हूँ, एनी ट्रांसफ़र ऑफ ए कैपिटल एसेट अंडर ए गिफ्ट, आ गया ना वही, गिफ्ट और विल, वसीयत में, गिफ्ट में, या इर्रेवोकेबल ट्रस्ट। इर्रेवोकेबल का मतलब होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, एक बार बन गया तो बन गया, ठीक है, अखंडनीय। हमने कोई ट्रस्ट का निर्माण किया जिसको तोड़ नहीं सकते, वसीयत कर दी, गिफ्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली ये कोई ट्रांसफ़र थोड़ी ना हुआ, ठीक है। ट्रांसफ़र तो हुआ, इसमें गेन कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? आप गिफ्ट किसी को फ्री में ही तो दोगे, बेचोगे थोड़ी ना। आप किसी के नाम वसीयत करोगे, फ्री में ही तो करोगे ना। बट इसी पॉइंट के कुछ एक्सेप्शन है। वो क्या कहता है एक्सेप्शन, देखना इसी पॉइंट का। अगर शेयर और डिवेंचर और वारंट्स अलॉटेड बाय कंपनी, एक कंपनी ने दिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स एम्प्लॉयज़, इसका पॉइंट मैं आपको वैसे ही क्लियर कर देती हूँ। अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती है, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, उसके तहत अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स और डिवेंचर्स और वारंट्स भी एक तरह से सिक्योरिटी है, इशू करती है, तो इसको गिफ्ट नहीं मानना है। दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज गिफ्ट, और क्योंकि ये ट्रांसफ़र ही माना जाएगा, और जो है इसको हम कैपिटल एसेट में लेंगे और इसका बाकायदा प्रॉफिट लॉस हम निकालेंगे। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज गिफ्ट, और ये इसको ट्रांसफ़र माना जाएगा। इट विल बी डीम्ड टू बी अ ट्रांसफ़र, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रही हूँ, दैट इज़ ऐसा कोई भी कैपिटल एसेट जो एक पेरेंट कंपनी यानी एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को ट्रांसफ़र करती है या सब्सिडरी होल्डिंग को करती है। कंडीशन यही है कि अगर सब्सिडरी होल्डिंग को कर रही है तो सब्सिडरी में होल्डिंग का 100% होल्ड होना चाहिए। पेरेंट कंपनी होल्ड्स द होल ऑफ द शेयर्स या शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी, ठीक है। और जिसको कर रही है ना सब्सिडरी कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी। फिर से कह रही हूँ, एक होल्डिंग जब सब्सिडरी को करेगी तो सब्सिडरी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और दूसरा 100% होल्ड होना चाहिए। दूसरे अगले पॉइंट पे कह रहा है, अगर सब्सिडरी होल्डिंग को कर रही है तो होल्डिंग को कर रही है ना, जिसको करते हो ना वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और होल्डिंग का पूरा होल्ड होना चाहिए, 100% होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए जी आगे चलते हैं हम। ओके, लेकिन ये जो आप मैंने ग्रीन लाइट से किया है ये चेक कर लेते हैं। ये क्या है? एनी ट्रांसफ़र ऑफ ए कैपिटल एसेट एज पर क्लॉज 3 और 4। ये अभी जो मैंने बताए 3 और 4 वो ट्रांसफ़र माने जाएंगे अगर ट्रांसफ़र इज़ मेड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब देखो दोबारा से आ जाओ, 3 और 4 में मैंने होल्डिंग और सब्सिडरी का क्लियर किया था। ये ट्रांसफ़र तो है पर ट्रांसफ़र माने नहीं जाएंगे। कंडीशन क्या है? सब्सिडरी होल्डिंग को कर रही है तो होल्डिंग इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और होल्डिंग का सब्सिडरी में 100% शेयर में हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये शेयर्स और जो सिक्योरिटीज़ का हो रहा है, ये अगर स्टॉक की तरह किया जा रहा है, एसेट्स को मान के नहीं कर रहे हैं हम, स्टॉक मान कर रहे हैं, तो इसको ट्रांसफ़र माना जाएगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें दिस ट्रांसफ़र इज़ मेड एज स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक की तरह अगर हम चीज़ों को इधर उधर कर रहे हैं। आगे चलेंगे, एनी ट्रांसफ़र इन ए स्कीम ऑफ एन अमलगमेशन। अब अमलगमेशन में भी यही होता है ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी में अमलगमेट हो जाती है, तो जो उसमें हुई है सारी चीज़ें, सारी एसेट्स, सारे शेयर्स हो गए ना ट्रांसफ़र, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एनी ट्रांसफ़र इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन बैंकिंग कंपनी का। ये जो 5वें पॉइंट में है नॉर्मल कंपनी का है, और ये जो 6 पॉइंट है ये हमारा बैंकिंग कंपनी। अगर दूसरी बैंकिंग कंपनी में अमलगमेट हो रही है तो जो रिजल्टिंग कंपनी है और उसमें जो पुरानी कंपनी की एसेट्स चली गई वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, एक ये पॉइंट ले रखा है मैंने। ये पॉइंट कह रहा है अगर आप अपनी कोई भी अभी जो हमने ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, आर्कियोलॉजिकल जो हमारी एंटीक चीज़ें थी जिसको हमने अपने पास रखा हुआ था पहले, तो तब तो कैपिटल एसेट मानते थे,
लेकिन अगर वो मैंने उठाकर गवर्नमेंट को दे दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड गैलरी को दे दी है, कोई म्यूज़ियम को दे दी है, मैंने अपनी यहाँ से ले निकाल कर और म्यूज़ियम को दे दी है, तो बताइए क्या ये ट्रांसफ़र होगा? अगर ये ट्रांसफ़र हो गया ना तो उस पर टैक्स लगेगा। भाई एक तो मैं अपनी चीज़ फ्री दे रही हूँ गवर्नमेंट को, बेशक पैसों में दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं फ्री में दे रही हूँ, बेशक मैं पैसों में दे रही हूँ, लेकिन इस ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट को चीज़ मिल रही है। तो इसमें ये सीन हो सकता है कि भाई आप एक तरह से थोड़ा अच्छा काम कर रहे हो, सो इसलिए ये हो सकता है कि नेशनल म्यूज़ियम को बट ये है कि नेशनल लेवल की होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, उनको आप दे रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एनी ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट इनटू शेयर्स। आपने देखा होगा कंपनी के शेयर्स डिवेंचर में कन्वर्ट होते हुए, डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट होते हुए, दिस कन्वर्जन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफ़र। एक ही कंपनी के शेयर्स को डिवेंचर में या डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना ट्रांसफ़र नहीं कहलाता। नेक्स्ट, एक फर्म है कंपनी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, और फर्म की सारी एसेट्स कंपनी में चली जाएंगी, तो ये भी हमारा ट्रांसफ़र नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं आगे, एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, एक सोल प्रोप्राइटर है, कंपनी में कन्वर्ट हो गया, अपनी सारी एसेट्स कंपनी को दे देगा, चाहे वो इंटेंजिबल भी क्यों ना हो, तो भी ये ट्रांसफ़र नहीं कहलाएगा। हाँ, कुछ कंडीशन है बेटा, वो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी, हालांकि वो डिटेल में यहाँ नहीं बताया गया है। अगर कंडीशन फॉलो नहीं करोगे ना तो ट्रांसफ़र ही कहलाएगा और टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, एक दो पॉइंट और भी हैं। एनी ट्रांसफ़र और इशू ऑफ शेयर्स बाय द रिजल्टिंग कंपनी। कभी रिजल्टिंग कंपनी का मतलब वही है, जब मर्जर नहीं हो जाता है तो मर्जर में एक मर्ज हो जाती है, दूसरी क्रिएट हो जाती है, तो जो क्रिएट हो जाएगी कंपनी वो नई कंपनी कहलाएगी, और जो मर्ज हो गई वो कंपनी ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें जो ट्रांसफ़र होगा वो भी ट्रांसफ़र ट्रीट नहीं होगा। एनी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट बाय द प्रीडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक। प्रीडिसेसर होता है जो हमसे पहले मालिक होता है, सक्सेसर जो आगे आने वाला, तो पुराना कोऑपरेटिव बैंक नए कोऑपरेटिव बैंक में मर्ज हो गया तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। फिर कह रहा है कि शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर इन द प्रीडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक। अब वही वाली बात है, जो शेयर होल्डर कोऑपरेटिव बैंक में पुराने थे, अगर उन ऑब्वियसली जब मर्ज हो जाता है तो आपको रिजल्टिंग जो बैंक है, जो नया बैंक है, जो मर्ज्ड बैंक, जो जिसमें मर्ज हुआ है उसके शेयर्स मिल जाते हैं, तो आपके शेयर्स उस कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट हो गए ना, बट ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपने बेचे नहीं हैं शेयर्स। नेक्स्ट, एनी ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स परचेज इन फॉरेन करेंसी। आई थिंक इसको आप थोड़ा सा रहने ही देंगे क्योंकि हमारे काफ़ी पॉइंट्स हो चुके हैं। एनी ट्रांसफ़र ऑफ ए कैपिटल एसेट इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, ये थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, नया पॉइंट है। एनी ट्रांसफ़र ऑफ अ कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र इन ए ट्रांजेक्शन ऑफ ए रिवर्स मॉर्गेज। देखो रिवर्स मॉर्गेज को डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ये एक तरह से स्कीम है जो सीनियर सिटीज़न होते हैं ना, हमारे सीनियर सिटीज़न होते हैं, 60 साल से ऊपर के माने जाते हैं, 60 साल या 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीज़न माने जाते हैं, तो उनके फ्यूचर प्लान के लिए एक तरीके से ये स्कीम है बनाई गई है रिवर्स मॉर्गेज की। तो इस स्कीम के अंतर्गत अगर कोई कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र हुआ है, राइट, लेकिन स्कीम कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्कीम है ये रिवर्स मॉर्गेज वाली, तो ये ट्रांसफ़र भी ट्रांसफ़र नहीं कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर एक प्राइवेट कंपनी है या एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है और ये कन्वर्ट हो जाती है लिस्टेड कंपनी में या लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, कहने का मतलब ये होता है, या फिर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तो भी ये ट्रांसफ़र नहीं कहलाया जाएगा। ओके जी, एंड द लास्ट वन इज एनी ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी इनटू इक्विटी शेयर्स। वही आ गई ना, एक ही कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं वो कन्वर्जन होगा, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, और इसको कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र के तौर पर हम नहीं लेंगे, और जब नहीं लेंगे तो ये टैक्स से बचे रहेंगे। हमने ये राम कहानी क्यों बयान कही है, उसका रीज़न यही है
कि जो ट्रांसफ़र माने जाएंगे ना उसमें तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो सकता है, जो ट्रांसफ़र नहीं माने जाएंगे उसमें कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं होगा, इसलिए कोई भी टैक्स का चक्कर नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि कौन कौन से ट्रांसफ़र हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। और उसके बाद अब आ जाता है अगला टॉपिक, जो तीसरा पार्ट था वो था कैपिटल गेन कैसे निकालना है। वापस मैं वहाँ पे लेके चल रही हूँ आपको। हमारा फर्स्ट पार्ट था कैपिटल एसेट के बारे में बताया हमने कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। फिर बताया ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट कि ट्रांसफ़र होगा, अगर ट्रांसफ़र, देखो ट्रांसफ़र तो होते हैं लेकिन ट्रांसफ़र मानना या नहीं मानना ये है मुद्दा। तो वो मैंने आपको सारी सिचुएशन क्लियर कर दी कि किस सिचुएशन में ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र मानना है, किस में नहीं मानना है। अब तीसरा जो पार्ट है दैट इज़ कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे कैसे। ओके, सो उसके लिए हम आ जाते हैं, अब कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म कैसे करेंगे, फिर और भी आगे 2-4 पॉइंट हैं हम देखेंगे ध्यान से। ठीक है, चलिए जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करना है। पहले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि जो एसेट मैं बेच रही हूँ या ट्रांसफ़र कर रही हूँ वो एसेट मेरी शॉर्ट टर्म है या नहीं है। अगर एसेट शॉर्ट टर्म है तो ही तो उससे जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ना। अगर एसेट ही लॉन्ग टर्म है तो मेरा गेन या मेरा लॉस शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता, वो लॉन्ग टर्म होगा, राइट। तो पहला काम आपका रहेगा कि आप एसेट को चेक करो, एसेट क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। फर्स्ट स्टेप आपका वही होता है कंप्लीट। दूसरे स्टेप में आ जाओ, फिर आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहला, आपने ये एसेट कितने में ख़रीदी थी। दूसरा, इस एसेट पर आपने कोई बड़ा खर्चा किया, इसे हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मानते हैं। तीसरा, इसके ऊपर कोई छोटा मोटा खर्चा भी किया है जिसको आप जैसे रिपेयर है या कुछ ऐसा है, लेकिन हो नहीं एसेट के बराबर, जैसे ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होता है। फिर से बता रही हूँ, कितने में ख़रीदी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर है कोई भी इम्प्रूवमेंट आपने किया है, वो मतलब जैसे मान ली मकान ख़रीदा और मैंने उसके ऊपर एक फ्लोर और बना दी तो वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा। तीसरा, एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग इट्स ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने वकील को खर्चा दिया, कमीशन एजेंट को दिया, वो मेरा एक्सपेंडिचर ये कहलाएगा। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या है। मान लीजिए मेरी एसेट बिकी 5 लाख की, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। मेरी कंसीडरेशन समझते हैं ना, लॉ के बच्चे हो भैया, आप तो बिजनेस लॉ पढ़ चुके हो। कंसीडरेशन का मतलब प्रतिफल से है। आपको मकान बिक गया 5 लाख में, ठीक है जी। माइनस क्या करूँगी, ये तीनों चीज़ें। 2 लाख में एसेट आई थी, माइनस कर दो। 1 लाख मैंने फ्लोर पे लगा दिए, माइनस कर दो 3 लाख। 5,000 मेरा खर्चा आया, 3 लाख 5,000 माइनस करो 5 लाख में से, तो 195। 5 लाख में से 3 लाख आपने, 3 लाख 5,000 195, 1,95,000 बनते हैं, जो कि हमारा क्या आ जाएगा जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, सिंपल फार्मूला है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ें हैं। अब ये मत सोचना कि तीनों ही ज़रूरी हैं। पहली तो देखो मस्ट है, बिना उसके तो काम कैसे चलेगा। ठीक है जी। दूसरी जो चीज़ है वो है इम्प्रूवमेंट। ज़रूरी थोड़ा मैं मकान लेके एक फ्लोर खड़ा करूँगी, नहीं करती भाई खड़ा, तो दूसरी स्किप कर सकते हैं जब है ही नहीं। तो एक्सपेंडिचर भी हो सकता है ना हुआ हो कोई, तो पहली खाली एक ही माइनस कर सकते हो, लेकिन अगर होगी तो ही माइनस करना, वरना माइनस नहीं करना है। ओके, चलिए जी। अब ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, एक कह रहा है कि अमाउंट पेड एज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। पहले तो ये मैं बता दूं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के पास में अभी आपको कुछ बात नहीं करनी है, इसको हम जब न्यूमेरिकल आएगा तब देखेंगे, राइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है सेट ऑफ और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सेट ऑफ, ये सेट ऑफ वाले चैप्टर में हम क्लियर करेंगे, अभी फ़िलहाल इसको मैं नहीं कुछ डिस्टर्ब करना चाहती। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसके लिए वही 3 चीज़ें, क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपेंडिचर, बट इसके साथ एक वर्ड लग गया है इंडेक्स्ड। तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी ना, जैसे 5 लाख था, तो आप 5 लाख को इंडेक्स करोगे। अब बताऊंगी कैसे करेंगे। इम्प्रूवमेंट है 1 लाख थी, इंडेक्स करोगे। एक्सपेंडिचर को इंडेक्स नहीं करना, ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फिर यहाँ पर आ गया, बार बार आ रहा है कि इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। चलो अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। सिक्योरिटीज़ यानी शेयर्स, डिवेंचर्स और जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनका ट्रांजैक्शन जो होता है उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है, ठीक है।
तो उस टैक्स को क्या खर्चे की तरह ट्रीट कर सकते हैं या एक्सपेंडिचर की तरह? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो कह रहा है कि STC सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT सॉरी, इसको माइनस नहीं करना। ये देना है तो देना है, और इसको खर्चे को दिखा मतलब वैसे तो है कि खर्चा हुआ है, बट आप इसको एक्सपेंडिचर के तौर पर माइनस नहीं कर सकते। अब पहले तो इस इंडेक्सेशन के कुछ हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन है। इंडेक्स क्या सारी को करना है? हर एसेट के, जो भी हर लॉन्ग टर्म एसेट है, जब भी उसको बेचेंगे तो क्या सारी तरह की लॉन्ग टर्म एसेट्स को इंडेक्स करना है या कुछ छोड़ भी सकते हैं? नहीं नहीं, कुछ छोड़ना भी है, वो A और B में छोड़ना है। देखो, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स को छोड़ना है, उनको इंडेक्स नहीं करना है, ध्यान रखना। मान लीजिए मेरे पास डिवेंचर्स 14 महीने से हैं, 14 महीने से है ना, डिवेंचर सिक्योरिटीज़ हो गई ना, तो इसके लिए 36 महीने का कैलकुलेशन नहीं होगा। 14 महीने है, इसका मतलब 12 महीने से ऊपर हो गया तो लॉन्ग टर्म हो गई, लेकिन इसको इंडेक्स नहीं करना है, ठीक है। हाउएवर बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल बी अवेलेबल ऑन बॉन्ड्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू कर रखे हैं ना, या गवर्नमेंट ने इशू कर रखे हैं, तो जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट के इशू किए होंगे उनको इंडेक्स करना है, ध्यान रखना। दूसरी बात, एक होते हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, नाम याद रख लीजिएगा, इसको भी इंडेक्स करना पड़ेगा। फिर कहता है इक्विटी शेयर्स एक कंपनी के, UTI इक्विटी ओरिएंटेड फंड के और UTI के, इनको भी इंडेक्स नहीं करना है। ओके जी, ओके, चलिए जी, ये इंडेक्स नहीं करना है। अब इंडेक्स का मतलब समझ लीजिए। सेट ऑफ वाला पॉइंट भी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। एक्सप्लेनेशन आ गया है इंडेक्सेशन का। इंडेक्सेशन के लिए मैं आपको एक टेबल की तरफ लेके जाऊंगी। ये आपको टेबल दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल ईयर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फिर अगले फाइनेंशियल ईयर आ गए, मतलब 2020-21 ही चल रहा है ना हमारा, तो वहीं तक ही तो दिखाएगा। और यहाँ इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कहने का मतलब होता है कि हमारे पास 20 ईयर दिखा रखे हैं। 2001-2002 से स्टार्ट किया। आप कहोगे उससे पहले क्यों नहीं किया? उससे पहले की वैल्यू नहीं है, उससे पहले हम ज़ीरो मानेंगे, मैंने मतलब लेना ही नहीं है उसको। 2001-2002 से लेकर और 2020-2021 तक आपको इंडेक्सेशन की टेबल दे रखी होगी, रटने की ज़रूरत नहीं है इसको। इसके लिए आपको भगवान का धन्यवाद करना होगा, अदरवाइज़ इसको भी रटना पड़ता। चलिए जी, अब क्या करना है, फॉर्मूला समझ लीजिए। आ जाइए यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स बनाना है। मैंने 5 लाख का मकान ख़रीदा था, लो जी 5 लाख यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करूँगी मैं इसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस ईयर के जिस ईयर में मैं सेल कर रही हूँ। मैं सेल कर रही हूँ मान लो 20-21 में, इसका इंडेक्स 301 है, उठाइए जी यहाँ पे 301 रख दीजिए, रख दिया। नीचे आ जाओ, नीचे कहता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस ईयर का जिस साल आपने एसेट खरीदी थी। देखो ऊपर तो बेची थी, नीचे जिस दिन खरीदी थी वो, या 1 अप्रैल 2001, जो भी ईयर बाद में आता हो। आ जाइए, मान लीजिए मैंने ये एसेट 2006 और 7 में ख़रीदी थी, इसका इंडेक्स है 122। अगर 2006 और 7 में ख़रीदी है, क्योंकि 2001-2002 के बाद का ईयर है, तो मैं बाद वाला ही लूँगी। लेकिन मान लीजिए मैंने एसेट 91 में ख़रीदी होती, तो मेरे पास 91 का तो इंडेक्स ही नहीं है ना, तो 2001-2002 का 100 ही उठाना है, ठीक है जी। अब आ जाइए फिर से, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मकान की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी 5 लाख, फिर जिस साल मैं मकान बेच रही हूँ, यानी कि मैं बेच रही हूँ 20-21 में, तो उसका मेरे को अभी क्या क्या देखा था मैंने, 301 था, 301 रख दिया। और नीचे मैंने क्या लिखा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फर्स्ट ईयर। मैंने ख़रीदा था मकान 2006-7 में, इसका रख दूँगी 122। लाइए जी, इसका 122 यहाँ रख दूँगी, तो जो मेरा आएगा ना वो 100% मेरा 5 लाख से तो फालतू ही आएगा। ऑब्वियसली 5 लाख को मैं 301 से मल्टीप्लाई करूँगी और 122 से मैं डिवाइड कर रही हूँ ना, तो डेफिनेटली ये अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब इंडेक्स करने से जो हमारी वैल्यू है ना, वो डेफिनेटली बढ़ती ही बढ़ती है। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे। बिल्कुल वही फॉर्मूला है। मैंने क्या किया, 2006-7 में से मकान ख़रीदा और मैंने 2010-11 में इसके ऊपर एक फ्लोर खड़ा कर दिया। तो याद रखना 2010-11 में इंडेक्सेशन मेरा 167 का है। आ जाइए, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे लिखूँगी 1 लाख, मल्टीप्लाई करूँगी जिस साल मकान बेचा वही 301, जिस साल मैंने इम्प्रूवमेंट करी, किस साल में इम्प्रूवमेंट करी, 2010-11 में 167,
लीजिए जी 167 लिख दूँगी नीचे, और मैं करके देखूँगी तो मेरा 1 लाख से फालतू ही कुछ ना कुछ आएगी नहीं अमाउंट, वो मैं उठा के यहाँ रख दूँगी। हो गया जी। एक्सपेंडिचर का कोई चक्कर है ही नहीं है, एक्सपेंडिचर वही जो पहले थे। ओके जी, ठीक है जी। अगर एक्सपेंडिचर इज़ इनकर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, आप ध्यान देना, ये मैंने ना जहाँ जहाँ टिक मार्क किए हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा सा फोकस करना। इसको टिक मार्क करने का मकसद ये था कि ये मैंने इस चैप्टर में अभी कवर नहीं करना है। यहाँ पे आ जाइए, इफ़ द एक्सपेंडिचर इज़ इनकर्ड फॉर एनी इम्प्रूवमेंट। अब मान लो अगर ये इम्प्रूवमेंट में जो 1 लाख रुपए खर्च किया वो मैंने 2001-2002 से पहले किया होता, देखो फिर से बता रही हूँ, 5 लाख खर्च किए थे मैंने 6 और 7 में, तो जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट तो उसके बाद ही किया होगा ना। लेकिन मान लीजिए 5 लाख भी खर्च किए मैंने 91 में, इम्प्रूवमेंट में किया मैंने 97 में, दोनों डेट्स मेरी 2001-2 से पहले आ गई ना, तो पहले वाली को तो इंडेक्स करना ही करना है। कैसे करूँगी? 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 301 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 2001-2002 का लेना है। लेकिन अगर मेरी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी पहले की है यानी 97 की है बाई चांस, तो मैं 1 लाख को 1 लाख रहने दूंगी, उसको इंडेक्स नहीं करना है। तो याद रखिए, अगर इम्प्रूवमेंट में जो खर्चा किया जाता है अगर वो 2001-2002 से पहले का है उसको इंडेक्स नहीं करना है, ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तीसरी, अब पहले हमने किया कि कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैसे निकालना है, दूसरा किया लॉन्ग टर्म कैसे निकालना है। अरे अभी हमने शायद इसको पूरा तो किया नहीं है, सॉरी, डिडक्ट ये हो गया ना हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स्ड, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंडेक्स्ड एंड एक्सपेंडिचर। चलिए जी, मैंने मकान बेचा है 5 लाख में, सॉरी मैंने मकान बेचा 10 लाख में, ख़रीदा था मैंने जितने में भी उसका इंडेक्स कॉस्ट, जितना इम्प्रूवमेंट किया उसका इंडेक्स कॉस्ट, जितना एक्सपेंडिचर किया वो एज इट इज़, ये तीनों मिलाकर माइनस कर दूंगी, जो आएगा वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा, computation of capital gain in case of depreciable assets on which depreciation is allowed on the basis of written down method। ये बात पहले भी आई है, कभी कभी ऐसा होता है आप अपनी एसेट्स पर कभी तो रिटर्न डाउन वैल्यू इस्तेमाल करते हो डेप्रिसिएशन के लिए, कभी करते हो उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो याद रखिए, अगर कोई एसेट ऐसी है जिस पर आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इस्तेमाल किया हुआ है, उसको बेचने पर जो लॉस या गेन होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, हमेशा, उसको इंडेक्स नहीं करना। बेशक वो एसेट मैंने 91 में खरीदी हो, मैंने खरीदी हो 2009-10 में, यानी लॉन्ग टर्म हो गई ना, फिर भी मैं लॉन्ग टर्म नहीं मानूंगी, क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं लगा रहे, रिटर्न डाउन लगा रहे हैं। जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइन लगेगा ना उसका लॉन्ग टर्म हो सकता है। ठीक है, वो बात की बात है, पहले इस पर करते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगी, नहीं तो इसकी थ्योरी में आप उलझ के रह जाओगे। आ जाइए, मुझे करना क्या है, एक क्वेश्चन लेना है जिससे आपका आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले कर रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 1, डेप्रिशिएबल, इसी से ही रिलेटेड है, डेप्रिशिएबल एसेट्स ऑन 1/4/17, 1/4/17 को मेरी एसेट्स हैं जी, ये देखो 3 एसेट्स हैं, 1 2 3 मेरे पास पहले से ही है। इन एसेट्स की डेप्रिसिएशन निकाल कर इनकी वैल्यू दे रखी है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख। ये 6 लाख वैल्यू मेरी है 1/4/17 को, ठीक है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन इज़ अवेलेबल एट द सेम रेट ऑफ 25% एज अंडर। आपको क्या करना है कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन निकालिए। अगर 2018-19 में एसेट एक सेल हो जाती है और एसेट 4 खरीद लेते हैं, मतलब एक चौथी एसेट खरीद लेते हैं और पहली एसेट हम बेच देते हैं। फिर आ रहा है 19-20 में एसेट 2 3 4 तीनों ही बेच दी, और फिर 19-20 में आ रहा है अगर 2 3 4 मैं ऊपर 5 लाख में बेची, नीचे 4 लाख में बेची, तो क्या होगा। अच्छा, इसने ना कहीं बताया नहीं है कि इसने डेप्रिसिएशन किस हिसाब से चार्ज किया है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू से चार्ज किया है, इसको बताना पड़ेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू ज़रूरी है, नहीं तो शॉर्ट टर्म नहीं आएगा, फिर तो लॉन्ग टर्म भी आ सकता है। ठीक है, अब करना क्या है, मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ खड़ी हूँ, 1/4/17 को, 1/4/17 पे मेरी डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या है, 1 2 और 3 की, ये है मेरी 6 लाख। ठीक है, पहली एसेट बेचा मैंने कब बेची है, 18-19 में। मेरा जो ईयर है 1/4/17 से 31-3-18, 17-18 में तो कुछ भी नहीं किया ना हमने, तो ये मेरी इसको बोलेंगे
रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन फर्स्ट 470। देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स 1 2 3, 3 एसेट्स हैं ना, फर्स्ट 470 ये आपका आ गया है 6 लाख। इस साल का पूरे का पहले डेप्रिसिएशन लगा लूँ, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाइए 25% से 6 लाख पर 25% 1,50,000 लग गया, 4,50,000 आ गया जी। अब चलते हैं आगे, अब करते हैं 18-19 में कहता है एसेट 1 बेच दी 1,20 की और नई एसेट खरीद ली 2,50 की। आपने क्या करना है, सबसे पहले नई एसेट ऐड कर दो 2,50, 7 हो गए। पुरानी एसेट जो बेची है 1,20 की माइनस कर दो, 5,80 आ गया। यहाँ स्टॉप कर दो एक बार अपनी कहानी को। शुरू में क्या किया था, 6 लाख की एसेट थी, 6 लाख की 3 एसेट थी, 1,50 उस साल डेप्रिसिएशन लगाया क्योंकि उस साल तो कोई ना एसेट बेची ना खरीदी, 4,50 आ गया। 1,418 को हमारा रेट आ गया 4,50। उसके बाद एक एसेट जो है नई खरीदी 2,50 की, 7 हो गया। पुरानी एसेट नंबर 1 बेच दी 1,20 की। मेरे पास इस समय वैल्यू खड़ी है 5,80 की। अब ध्यान दीजिएगा, ये 7 लाख 3 एसेट्स की वैल्यू नहीं है, ये चार एसेट्स की वैल्यू है। 3 की तो 6 थी, 4 की हो गई 7, एक एसेट गई, अब वापस 4 की आ गई ना, 3 की आ गई ना, ये 5,80, 5,80,000 3 एसेट्स की वैल्यू आ गई ना। अब आपको करना क्या है, आपने ये देखना है, पहला जो स्टेप है कि ये 5,80,000 क्या हमारी जो एसेट हमने बेची है, कौन सी बेची है, एक सेकेंड होल्ड कीजिए ज़रा। हाँ, ये आ जाओ यहाँ पे। ये जो मेरा ये 5,80,000 है ना, यहाँ तक ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हमारा काम क्या है, हमारा काम सबसे पहले तो देखा जाएगी हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी, 1 2 3 हमने कर ली 6 लाख, ठीक है। और फिर 1,50 हमारा डेप्रिसिएशन लगा पहले साल, क्योंकि पहले साल कुछ हुआ ही नहीं, 4,50 आ गई। 2,50 में नई एसेट खरीदी, 1,20 में नहीं बेची, 5,80,000 आ गई, ठीक है। आप याद रखना, अगर ये 1,20,000 हमारी 7 लाख से ज़्यादा होता, मान लीजिए यहाँ 8,20,000 होता, मान लीजिए यहाँ 8,20,000 होता ना, 8,20,000 होता तो मेरा 1,20,000 बैलेंस बचता ना। और क्या होता, बेचा मैंने 8,20 में, पुरानी एसेट्स की वैल्यू 7 है और जबकि बेची मैंने एक ही एसेट है, तो मेरा 1,20,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता। पर अब यहाँ पे क्या है, यहाँ कहता है मैंने 1,20 में बेचा है। जब 1,20 में बेचा है ना, 7 लाख से कम है ना, तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा ना, वो ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, ठीक है। अब आ जाइए अगला, फिर 19-20 में आ जाओ। सारी एसेट्स बेच दी 5 लाख में, ये लो जी, 5,80,000 वाली एसेट सारी आपने किस में बेच दी, कितने में बेच दी हमने, 19-20 में ये बेच दी हमने 5 लाख की। चलिए जी, हम कहाँ खड़े थे, एक बार फिर से आ जाते हैं वहाँ पे। हम खड़े थे एक सेकेंड 18, एक चीज़ हम शायद, मुझे ऐसे लग रहा है हम स्किप करके गए हैं। एक तो ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन इस पे करवाना थोड़ा सा टफ हो रहा है। 1 2 3 डेप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके, एक चीज़ हम स्किप कर गया बेटा, वही मेरे को लग रहा था कहीं गड़बड़ हो रही है। यहाँ देखिए, रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19, देखो 17 में थे तो 17-18 का हमने डेप्रिसिएशन लगाया था ना, 18-19 के अभी 1,418 को 18-19 में खड़े हैं हम, तो 18-19 का डेप्रिसिएशन तो लगाया नहीं ना हमने, तो 5,80,000 का डेप्रिसिएशन भी तो लगाओ। और 5,80,000 का डेप्रिसिएशन 25% से 1,45 लगा है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 1,45 लगा है ना, 1,45 लगने के बाद जो 4,35,000 आ गया, वो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 18-19 की, ठीक है। अब वो कहता है कि 19-20 में आपने 4,35,000 आपकी एसेट्स की वैल्यू बची हुई है। अब आपने 4,35,000 वाली एसेट्स को बेच दिया 5 लाख में, खर्चा आया 5,000 में, पहली तो बात है इस पर इंडेक्स नहीं करना है इसको, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है इसलिए। तो 5 लाख मेरा खर्चा आया, और 5 लाख में बेचा, तो 5 लाख माइनस 4,35 कॉस्ट हो गया और 5,000 उसका एक्सपेंडिचर हो गया। कितना हो गया,
देखें मैं शायद उधर नहीं लेके जाऊंगी, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे देख लेते हैं। 4,35,000 की एसेट्स बची हुई हैं, 5 लाख में आपने बेच दिया है, कितना रह गया 65, 5,000 खर्चा भी आया, कितना बच गया 60,000, वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब आ जाओ तीसरा ऑप्शन, क्या 1920 में ही वो कहता है कि अगर 5 की बजाय 4 में बेचती, 5 की बजाय 4 में बेचती, 4,35 की एसेट थी, 4 लाख में बेचती तो 35,000 तो यहीं लॉस आ गया, 5,000 खर्चा भी हो गया, 5,000 और लॉस हो गया, तो 40,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा समझने में एक बार, क्योंकि ये मैं इसको स्ट्रेट कर नहीं पा रही हूँ क्वेश्चन को, इसलिए आप एक बार कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई हो तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर करना इस प्रॉब्लम को। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।